नमस्ते कृष्ण जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मेरा सवाल यह है कि संविधान जिस समय से लागू हुआ था, जी। उस समय के बाद मैंने आरक्षण लागू हुआ था 10 साल के लिए, सिर्फ आरक्षण लागू हुआ था। जी जी। तो धीरे धीरे करते करते 10 साल बीत गए। अब फिर हम्म। ऐसे करते करते 75 साल बीत गए, अभी तक आरक्षण है। आरक्षण है। और ये अच्छा आरक्षण कब तक खत्म होगा? ताकि आरक्षण खत्म होगा तभी देश का विकास होगा। ऐसे अच्छा। होने वाला बात नहीं है, लेकिन आपको अब बताइए कब तक खत्म होगा। अच्छा अच्छा, आपका यह सवाल है हाँ। कि भारत का आजादी के बाद में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय शुरुआती में अंबेडकर साहब शुरुआती ने में 10 बोला। सालों के लिए आरक्षण दिया था। हम्म। लेकिन उसको धीरे धीरे मतलब अभी तक 78 साल बीत गए, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। हाँ तो आपका सवाल यह है कि आरक्षण कब तक खत्म होगा, हाँ और हाँ होगा तो हाँ। कैसे खत्म होगा। सर, आपका सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरह से प्रचंड बहुमत से बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनी, जी असम में भी बनी, जी देश के लगभग 21 से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जी। तो ये बीजेपी की सरकार से अभी देश को क्या बेनिफिट मिलेगा, जो लगा सब जगह अभी बीजेपी जीत रही है। जी जी। तो ये मतलब इससे क्या बेनिफिट रहेगा, पूरे देश को विकास होगा या फिर क्या होगा इसका? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। और जिस तरीके से दोनों भैया लोग ने सवाल किए हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल किए हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर। रंजन पाल। रंजन पाल जी, आपको बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपका क्वेश्चन है कि आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो शुरुआती 10 सालों के लिए था हाँ 10 साल के लिए आरक्षण, लेकिन अभी तक इसको घसीटते हुए लाया गया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त लगभग हमारे देश में 562 देशी रियासतें थी। बिल्कुल बिल्कुल बात सही। और जो 562 जो देशी रियासतें थी, वो सभी के सभी लोग, जब संविधान निर्माण चल रहा था तो उस समय वो सभी के सभी लोग ये नहीं सोचे कि हम राजा से डायरेक्ट आम नागरिक हो जाएंगे। उन्होंने देश को बनाने के लिए अपनी जमीनें दे दी, पूरी की पूरी। अब आप कल्पना कीजिए खुद पर, आप मान लीजिए कि 500 बीघा या 1000 बीघा का मालिक हैं और देश को बनाने के लिए अब कहा जाए कि अपनी जमीनों को देना है, तो कितना उस पर बीता होगा कि मालिक से क्या कहा जाएंगे, आम नागरिक हो जाएंगे। तो वो 562 जो देशी रियासतें थे, जो मालिक थे, वो मालिकाना हक को छोड़ करके एक आम नागरिक बनने के लिए अपनी जमीनें दे दी देश को बनाने के लिए। और जब देश बना तो उस वक्त आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त के जो नेतृत्व करने वाले कुछ ऐसे थे जो लोग थे जो गरीबों के लिए मतलब आगे उठकर बात करते थे। तो उन जैसे लोगों ने सामने आए और इस बात को बोले कि संविधान में आरक्षण, मतलब जो निचला वर्ग है, जो निचला समाज है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। तो सभी लोगों ने बोला, जबकि हमारे भारतीय संविधान में सभी के लिए समानता का अधिकार है। जी, तो बात सही बोल रहे हैं आप। तो उस सभी लोगों ने ये बात को बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बड़े ही चालाकी के साथ उनके द्वारा ये कहा गया कि बस शुरुआती 10 सालों के लिए ही दे दीजिए ना, शुरुआती 10 सालों के लिए ही दे दिया जाए। तो शुरुआती 10 सालों के लिए जो राजा रजवाड़े थे, जो 562 जो देशी रियासतें थे, उन्होंने अपनी जमीन दे दी और ये बात सोचा कि चलिए अब गरीब लोग हैं, 10 साल की बात ही है, 10 साल की बात है, चलिए छोड़ दे, मतलब दे दिया जाता है। तो वहां पर संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया और 10 सालों के लिए आरक्षण दे दिया गया। और वो भी आरक्षण कहाँ था, सिर्फ राजनीतिक पदों पर था। जैसे कि अभी नौकरी वगैरह सब में चीज है, आरक्षण आ गया है ना, लेकिन उस समय शुरुआती में ऐसा नहीं था, सिर्फ राजनीतिक पदों पर था आरक्षण। लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे आगे बढ़ाते 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 सभी चीजों में लागू कर दिया गया। और अब यहां तक ऐसा हद पार कर गया कि आज आजादी के लगभग 78 साल बीत गए, लेकिन अभी भी आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। और इसको बहुत ही तगड़ा तरीके से इसको और मजबूत किया जा रहा है, जैसे कि रिजर्वेशन कोटे के कारण रिजर्वेशन कोटा बना दिया गया, और बहुत सारे ऐसे जो कानून है जो कि इसको और मजबूत बना दिया गया है। तो आपका सवाल यह है कि खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, और होगा तो कैसे खत्म होगा, कब तक ले चलेगा, कब तक ले चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आरक्षण है ये टेम्पोररी प्रोविजन है, परमानेंट नहीं है। ये क्या है, एक टेम्पोररी प्रोविजन है, अस्थायी प्रोविजन है। ये कब खत्म होगा, जब सरकारें इसको संशोधन के रूप में आगे नहीं बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा आरक्षण। लेकिन हर एक साल बढ़ाते, लेकिन हर एक साल इसे बढ़ाते चला जा रहा है, संशोधन करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है, हर एक 10 साल पर बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ तो ये बात आ गया कि जब संशोधन को रोक दिया जाए तब आरक्षण नहीं, मतलब आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो संशोधन को कैसे रोका जा सकता है,
तो अब इनका सवाल इसी में आता है, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जिस तरीके से इनका सवाल है कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में, हाँ, जो बीजेपी की बीजेपी सरकार है बनी, प्रचंड बहुमत के साथ असम जीती, में बनी, असम में भी बनी। देश तो के कई राज्यों में लगभग 20 से ये 21 आपको बता दें कि एक सुनहरा पल है आरक्षण को खत्म करने का, क्योंकि जो बीजेपी की जो सरकार है वो हिंदुत्व की बात करता है, सवर्णों की बात करता है, और शुरुआती में देश को बनाने के लिए स्वर्ण समाज के लोग ही, राजे रजवाड़े के लोग ही आगे आए थे। अपनी जो जमीनी है, जो उनकी जो आर्थिक जो पूंजी वगैरह है, वो सब दिए थे देश को बनाने के लिए। तो शुरुआत में देश को बनाने के लिए जो स्वर्ण समाज, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, वो आए थे सामने। तो आरक्षण को खत्म करने के लिए भी उन्हीं को आगे आना पड़ेगा, और उनको सपोर्ट हम सभी लोग कर रहे हैं। और जो बीजेपी की सरकार है, स्वर्णों की सरकार है, इनकी जो चारों के चारों जो स्तंभ हैं, वो स्वर्णों के दम पर खड़ी है। तो अभी क्या है कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगभग हमारे देश के 22 राज्यों में मतलब जीत हासिल कर चुका है, और 22 राज्यों में बीजेपी का शासन है। तो यहाँ पर स्वर्ण समाज को एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस सरकार के ऊपर फोर्स डाले, फोर्स बनाए, इसके खिलाफ में आंदोलन करे। जिस तरीके से अभी खत्म करने के लिए जिस तरीके से अभी यूजीसी का कानून का विरोध किया गया था पूरी तरीके से, तो स्वर्ण समाज के द्वारा पूरी तरीके से, और सिर्फ स्वर्ण समाज ही नहीं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, बनिया हो गए, कायस्थ हो गए, ये सभी के सभी लोग क्या हैं, ये सभी के सभी लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो इन सभी लोगों के द्वारा जिस तरीके से यूजीसी कानून का विरोध किया गया, तो आप देख लीजिए कि यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ, उस पर रोक लगा दिया गया। उसी तरीके से, और सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोई भी ऐसा देश का कानून जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग जब उसको विरोध करे, सरवाइव न करे, तो कानून ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो ये जो आरक्षण है, तो आरक्षण क्या है, एक रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग व्यवस्था दिया गया है। तो यहाँ पर संविधान ये बात को कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है, और एक तरफ एक मतलब एक किसी एक खास जाति के नाम पर एक रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत उसको अलग व्यवस्था दिया जा रहा है। तो किसी को 90 नंबर आ रहा है, स्वर्ण लोगों को, जनरल कैटेगरी का 90 नंबर लाकर वो फेल कर जा रहा है, किसी मैंने SC ST 60 नंबर लाकर पास कर जा रहा है। जी जी। तो इनका जो सवाल है कि देश को क्या बेनिफिट होगा बीजेपी जब पूरी देश में आएगी तब, तो देश को यही बेनिफिट है कि जब पूरी की पूरी जो स्वर्ण समाज है, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जितने जो लोग आते हैं, उन सभी के सभी लोगों के द्वारा आरक्षण, SC ST एक्ट, इन सभी का खुलकर विरोध करना पड़ेगा, इन सभी के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से खुलेआम ये बात बोलता हूं कि आरक्षण हमारे देश की प्रतिभा को खाया जा रही है। ये बात सही। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, अभी आप एक न्यूज देखे होंगे जो कि -40% ला करके एक लड़का जो कि नीट क्वालिफाई कर गया था। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, और वीडियो के माध्यम से इन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरे को कोई मेडिकल का ज्ञान नहीं है, कुछ मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर मैं भी नीट का एग्जाम में बैठूं तो क्या करूंगा, मेरा जो रोल नंबर है वगैरह सब भर दूंगा, उस पर सारा पेपर ब्लैंक छोड़ दूंगा, उसके बावजूद भी हमारा मार्क्स कितना आएगा, जीरो आएगा। तो -40 बड़ा है, जीरो बड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या मतलब डॉक्टर बन गए। और सबसे पहली बात तो बता दें कि जो नीट क्वालिफाई करता है वो लीवर, हार्ट, किडनी का एक्सपर्ट बनता है, उसका बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है। तो वैसे वैसे डॉक्टर जब चीर फाड़ करेंगे तो देश की मेडिकल व्यवस्था पर कितना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। बात सही बोल रहे हैं। जब -40 नंबर वाला इलाज कराएगा तो कोई डर करेगा नहीं करेगा जी। और मैं स्वर्ण समाज को साफ साफ कहता हूं, और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जितने लोग आते हैं उन सभी लोगों से कहता हूं कि देखिए, मैं कोई स्वर्ण समाज से नहीं आता हूं, ये भैया भी कोई स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, ये भी कोई स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, लेकिन मैं आरक्षण और SC ST एक्ट का विरोध करता हूं, और इसीलिए करता हूं क्योंकि आरक्षण के कारण हमारा देश जो है गर्त में जा रहा है, हमारे देश की प्रतिभा पलायन कर जाती है। अब कहेंगे कैसे पलायन कर जाती है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि अगर किसी का 90 परसेंटाइल आया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, और किसी का 60 परसेंटाइल आया, वो क्वालिफाई कर गया, तो आप 60 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल वाले व्यक्ति के दिमाग में कितना अंतर है, टैलेंटेड में कितना अंतर है, आप समझ सकते हैं। तो जो 90 परसेंटाइल वाला जो व्यक्ति है वो देश में रहकर क्या करेगा, जब उसकी वैल्यू ही हमारे देश में नहीं है तो वो किसी दूसरे देश में जाएगा, और जहां वो जाएगा अपना विवेक, अपना जो बुद्धि है वहां पर इस्तेमाल करेगा, तो उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो देश आगे बढ़ेगा, न कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि अगर आरक्षण न रहे तो हमारा देश अव्वल नंबर पर जा सकता है,
इसका 3 सबसे प्रमुख उदाहरण है। क्रिकेट को उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, लेकिन नहीं है। आप देख लीजिए क्रिकेट में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। दूसरा आप इसरो को उठाकर देख लीजिए, वो भी अंग है। उसमें भी आरक्षण नहीं है, इसरो हमारा अव्वल नंबर पर है। उसके बाद में इंडियन आर्मी को देख लीजिए, इंडियन आर्मी में भी आरक्षण नहीं है, लेकिन उसमें भी हल्का फुल्का आ चुका है। चौथा रैंक पर है। लेकिन मैं कह दूं कि आरक्षण हल्का फुल्का आ चुका है तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा ना, हल्का फुल्का। तो इंडियन आर्मी भी हमारा देश कितना है, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर है। अब देख लीजिए हमारे देश की इंडियन नेवी एक ऐसी नेवी है ना, जो हमारे इंडियन नेवी से बहुत बड़े बड़े देश की नेवी ट्रेनिंग लेते हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि 22 ऐसे देश जो इंडियन नेवी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंग्लैंड जैसे जो देश है उनके नेवी हमारे नेवी से ट्रेनिंग लेते हैं। तो आरक्षण के कारण हमारा देश की प्रतिभा खत्म हो रही है, खाई जा रही है। और जो लोग कहते हैं, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से उस सभी ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि जो नेता आपके पास आए वोट मांगने के लिए, या फिर जो आए वोट मांगने के लिए, उनसे आप पूछिए, उनसे आप सवाल कीजिए कि आप आरक्षण का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। अगर वो बोले कि आरक्षण का सपोर्ट करते हैं तो उनसे कहिए कि अभी जो -40% आया है, वैसे वैसे जब डॉक्टर बनेंगे क्या उन जैसे डॉक्टरों से आप इलाज करवाएंगे? उन जो आरक्षण लागू किया है अम्बेडकर साहब, वो भी रहते जिंदा आज है डेट में, तो भी नहीं इलाज कराते हैं। अरे भाई उनके बारे में तो आपको बता दूं कि वो जो डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो उनको सबसे पहले तो बता दूं कि उनके डायबिटीज की बीमारी थी। और उनके जो डॉक्टर थे ना, वो 2 डॉक्टर थे। एक उनके खुद की पत्नी, उनकी खुद की पत्नी सविता अम्बेडकर, उनकी खुद की पत्नी, और एक और थे मालवंकर करके थे। मालवंकर जो थे, डॉक्टर मालवंकर, जो कि वो भी महाराष्ट्र के, आप देखिएगा सर्च कीजिएगा तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो वो जो अम्बेडकर साहब थे, उनका भी विश्वास, एक जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के जो डॉक्टर हैं, उन जैसे डॉक्टरों पर उनका विश्वास था, ट्रस्ट था। और जो भी दवाइयां वगैरह था वो डॉक्टर मालवंकर से, मतलब वो इलाज करवाते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो सविता अम्बेडकर जो उनकी पत्नी थी, वो तो जीवन भर उनका इलाज की। तो आप देख सकते हैं जो दलितों के उत्थान की बात करता है, जो आरक्षण की बात करता है, वो खुद ही एक स्वर्ण समाज के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। कुछ कोटि से इलाज कराया जी। तो और आप कहें अम्बेडकर साहब की बात करें तो अम्बेडकर साहब तो मतलब केवल राजनीतिक पदों के लिए उस बात को रखे थे, बात सही बोला, आरक्षण को रखे थे। तो इस तरीके से आपको बता दें कि जो आरक्षण है, आरक्षण का विरोध हम सभी लोग कर रहे हैं, और सिर्फ आप ही को नहीं कर रहे हैं। जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, सिर्फ आपका ही काम नहीं है, हम सभी लोग, जैसे ये सभी लोग अभी इनके बारे में बता रहे थे आपको, ये कोई स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, हम भी स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, ये भी स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसका विरोध इसलिए करते हैं ना कि हमारे देश की जो प्रतिभा है खाई जा रही है, हमारा देश आज नीचे जा रहा है। जब आरक्षण नहीं रहेगा तो हमारा देश आगे विकास करेगा, विकसित करेगा। अमेरिका में आरक्षण नहीं है, विकास कर रहा है। अब देख लीजिए ना। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि अमेरिका इतना डेवलप क्यों किया, क्योंकि शुरुआती दौर में 50-60 के दशक में अमेरिका ऐसा व्यवस्था लाया था, ऐसा नियम लाया था कि हमारे देश में उन सभी लोगों का स्वागत है जो जिसके पास योग्यता है, या कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन उसके पास अगर योग्यता है तो हमारे पास आइए, हम उनको स्वागत करते हैं, हम उनको नागरिकता देंगे। तो आप देख लीजिए अमेरिका कितना आगे है, डेवलप कर रहा है, छूट दे दिया पूरी तरीके से। ये सब कोई भी देश के आदमी वहां जा सकता है योग्यता के आधार पर। हाँ, योग्यता के आधार पर। तो हमारे देश में योग्यता का ही तो मतलब क्या कहे, योग्यता को लात मारा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम दलितों की अधिकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, अधिकार किसको कहते हैं? मान लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हॉल है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल है, उस हॉल में मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण समाज के बच्चे को बैठने दिया जाएगा, क्षत्रिय समाज के बच्चे को बैठने दिया जाएगा, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन सभी लोगों के बच्चे को बैठने दिया जाएगा, और जो निचला समाज के लोग हैं जैसे कि दलित समाज के लोग हैं उनको न बैठने दिया जाए, और उसके लिए आप लड़ें कि ना हमें भी बैठने दिया जाए, उसको अधिकार कहेंगे ना, उसको कहेंगे ना अधिकार कि हमें भी इस हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का अधिकार दिया जाए। ना कि आप एक 90% ला रहा है, एक 60% ला रहा है और आप जॉब ले रहे हो, उसको छांट दे रहे हो, उसको अधिकार कहेंगे? वो एक भेदभाव पूर्ण नीति है पूरी तरीके से, मैं आपको कह दूं।
वो एक भेदभावपूर्ण नीति है, उसको अधिकार नहीं कहते हैं। अधिकार उसको कहते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में सभी को समान बैठने का अधिकार दिया जाए, सभी को। तो यहाँ पर कहाँ ऐसा व्यवस्था है, कहाँ ऐसा चीज है जहां पर दलितों को नहीं बैठाया दिया जाए, मतलब बैठने का अधिकार दिया जाता है? बताइए कौन ऐसा एग्जामिनेशन हॉल है जहां पर दलितों को भगाया जाता हो कि नहीं आपको बैठना नहीं है? ऐसा बात नहीं है, सभी जगह बैठाया जाता है, सभी जगहों पर बैठाया जाता है, सभी जगह बैठाया जाता है, कोई किसी भी एग्जाम में। और ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ण समाज के लिए अलग क्वेश्चन है, उसके लिए अलग क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन तो सब एक रहता है, सब एक रहता है। फिर भी नंबर पर डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि आप बताए ना 90 जी 60 एक का 90% आता है तो पास कर जाता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि अगर एक अच्छे पोजीशन पर, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पद है, उस पद पर एक योग्य व्यक्ति बैठ सकता था, लेकिन वहां पर एक रिजर्व, मतलब एक किसी एक खास जाति के होने के कारण वो अयोग्य है, उसके बावजूद भी उस पद पर बैठ चुका है। तो क्या वो व्यक्ति उस पद पर बैठते हुए अपने कामों को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा? ना, दिमागे को उतना काम नहीं कर पाएगा। एक का 90 परसेंटाइल है, एक का 60 परसेंटाइल है, वो दोनों के दिमाग में कितना डिफरेंट है सर, आप समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से कामों को एग्जीक्यूट करेगा, अपने मैनेज करेगा, और ये किस तरीके से करेगा, इसका असर आप देख सकते हैं। बात सही बोला। इससे देश की जो अच्छे अच्छे पदों की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया, और मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण समाज ही ऐसा कर सकता है कि आने वाले समय में जब भी संशोधन हो उस पर रोक लगाया जाए, इसका विरोध किया जाए, और हम सब आपके साथ हैं। सीधे आरक्षण खत्म होना चाहिए बस। अरे भैया, आरक्षण को खत्म करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस जैसे कि हर 10 सालों में संशोधन किया जाता है, संशोधन को रोक दे। हाँ, और बीजेपी ही एक ऐसा मतलब क्या उसको बोलते हैं, दल है। बीजेपी ही एक ऐसा दल है जो इस काम को कर सकती है। आप देख लीजिए, धारा 370 हट रहा था, नहीं हट रहा था, बहुत सारे बयान आ रहे थे, महबूबा कर रही थी कि खून की नदियां बहेंगी, लाशें ही लाशें बीत जाएंगी, धारा 370 नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी आई और धारा 370 किस तरीके से हटा जी, हटा दिया तुरंत, पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज 2-4 साल में हटा दिया। तो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए, दबाव क्या बनाया जाए, इसके खिलाफ में आंदोलन किया जाए। और आपको बता दूं कि आने वाले 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, तो इसका सबसे अच्छा एक मौका है कि आप बीजेपी के ऊपर दबाव बनाइए, इसके लिए सवाल कीजिए। अगर बीजेपी में चुनाव हो और नेता अगर आपसे वोट मांगने जाए तो आप उनसे सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्या आप आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं, SC/ST एक्ट के बारे में क्या कहते हैं, इसको खत्म करने की बात करिए। और जब न सुने नेता तो वहां पर आप उनको वोट के माध्यम से जवाब दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। तो आप यूपी में आने वाले 2027 का जो चुनाव है वहां पर आप वोट के माध्यम से उनको जवाब दीजिए। और इस तरीके से अगर आप करेंगे, और बीजेपी, यकीन है आप इस बात को मानिए, बीजेपी यहां पर झुकेंगे ही झुकेंगे। जिस तरीके से यूजीसी कानून के खिलाफ आपने विरोध किया, यूजीसी कानून जिस तरीके से स्थगित हुआ, उस पर रोक लगाया गया, उसी तरीके से आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अधिकार की बात है। और SC/ST एक्ट क्या है? SC/ST एक्ट भी इसी तरह का है। आप देख लीजिए SC/ST एक्ट का किस तरीके से दुरुपयोग होता है। आप लोगों को पता होगा सर आपको कि विष्णु तिवारी नाम का जो व्यक्ति थे, जिनके खिलाफ में एक महिला जो कि मतलब बेमतलब का, उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, आरोप लगा दिया, SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। और वो विष्णु तिवारी लड़का, महज 21 वर्ष का लड़का जेल चला जाता है, और 20 साल के बाद जब वो जेल से रिहा होता है तो पूरा परिवार, उसके जो रिलेशन वगैरह थे सबकी मतलब तबाह हो गया, पूरा परिवार बिखर गया, खत्म हो गया। अब उस 21 वर्ष का जो लड़का था उसकी पूरी की पूरी जवानी जेल में ही गुजर गई जी, 41 साल का हो गया। हाँ, और जब रिहा कैसे हुआ, मतलब वो निर्दोष साबित हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब वो निर्दोष साबित हुआ तो क्या उस महिला को दंड दिया गया? क्या विष्णु तिवारी को इंसाफ मिला? नहीं मिला। और बिना जांच और परख के SC/ST एक्ट लगाने के बाद में सीधे उसे उठा लिया जाता है। और अभी कुछ समय पहले ही घटना है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग आप देख लीजिए, लखनऊ के फतेहपुर में एक ऐसी घटना है, एक महिला के खिलाफ में एक SC/ST वाला व्यक्ति सर
उसको धमका रहा था, बहुत दिनों से धमका रहा था कि आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा देंगे, SC ST एक्ट लगा देंगे। वो महिला फ्रस्ट्रेट होकर के अपने बेटे और बेटे समान देवर के साथ आत्महत्या कर ली। इस तरीके का SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर इस मैटर को बताया था कि SC ST एक्ट ऐसे थोड़ा ही है, कोई व्यक्ति जाएगा किसी के ऊपर एक्ट लगा देगा और सीधे वो व्यक्ति उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश जारी किया था कि जो SC ST वाला व्यक्ति अगर SC ST एक्ट लगाने जाएगा तो सबसे पहले उसकी जांच होगी, परख होगी, उसके बाद उसके खिलाफ में SC ST एक्ट लगेगा। लेकिन यही मोदी की सरकार वकीलों की लाइन लगाकर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई नियम आता है तो सुप्रीम कोर्ट लाता है, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई नियम नहीं लाती है। सरकार का जब मंशा हो, जब तक सरकार का मंशा ना हो तब तक वो नियम नहीं आ सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक सॉलिसिटर जनरल वकील होते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं। जब तक वो ना चाहे ना तब तक कोई कानून पास नहीं होगा, कोई बिल पास नहीं होगा। तो सरकार ने अपनी वकीलों की लाइन लगाकर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, कोई अगर SC ST वाला व्यक्ति अगर जाएगा किसी के खिलाफ में SC ST एक्ट लगाएगा, सीधे उसे उठा लिया जाएगा। तो जो मोदी की सरकार है, जो बीजेपी की जो सरकार है, वो पता नहीं क्यों जो उसका वोटर नहीं है उसी को खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। तो अभी स्वर्ण समाज को एक अच्छा अवसर मिला है कि आप इसके खिलाफ में आंदोलन कीजिए, और आप आंदोलन कीजिएगा तो एक न एक दिन जो बीजेपी की सरकार है ये आरक्षण को लेकर कुछ न कुछ निर्णायक बात जरूर करेगी। तो जिस तरीके से हमने आपको पूरी तरीके से बताया, क्या इसमें आपको क्या है, मतलब समझ में आया? जी, हमको तो संतुष्टि मिल गया आपके बातों से जी। और देखिए अब यही आशा लगाते हैं कब खत्म होगा। तो ये हमारे और आपके ऊपर जिस तरह से आप समझाए तो हमको तो समझ में आ गया बढ़िया से, अच्छा से। तो आप कमेंट आप बताइए, आप उन मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे आप आग्रह कीजिए कि आप इसके खिलाफ में आंदोलन कीजिए, हम आप सब आपके साथ हैं। हाँ, बात तो वही हम भी बोल रहे हैं ना, हम सब आपके साथ हैं। और भैया जी ने कहा कि जब बीजेपी की सब पूरे देश में जब सरकार बनेगी तो क्या देश को बेनिफिट होगा? तो देश को यही बेनिफिट होगा कि सभी के सभी स्वर्ण समाज के द्वारा, जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा आरक्षण और SC ST एक्ट के खिलाफ में आंदोलन करना है। और जब आंदोलन होगा तब SC ST एक्ट और आरक्षण जैसे भेदभावपूर्ण नीति जो एक कानून है एक खत्म होगा। और जब ये खत्म होगा तो बिना आरक्षण का जब कोई पद पर कोई एग्जाम होगा ना तो तीव्र से तीव्र व्यक्ति उस पर पद पर बैठेंगे, टैलेंटेड व्यक्ति उस पद पर बैठेंगे। और जब टैलेंटेड व्यक्ति जब चालक होगा ना तो उस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा और ऊंचाई जो रफ्तार है और जो विकास की जो पटरी है उस पर अच्छे तरीके से चलाएगा। जी। तो सर आपको किस तरीके से? बहुत अच्छा लगा जो आपने एक्सप्लेन किया जी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऑडियंस नहीं, मैं सभी स्वर्ण समाज से आग्रह करता हूं कि प्लीज आप लोग आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसके खिलाफ में आपको एक से एक जो हमारे दिमाग में जो बातें उत्पन्न होगी, जो उपाय सुझेगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते जाऊंगा। और हम सब आपके साथ हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, आप वीडियो जो देखें आपने, जिस तरीके से हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किए, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप ये भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मालूम चले हम सभी लोगों को कि हमारी वीडियो को कहाँ के लोग देखते हैं। तो फिर ऐसे ही मिलते हैं फिर से किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।